Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा आज आपका स्टेट एसएससी स्पीड टेस्ट 43B में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आइए देखते हैं 43B का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। प्यारे मित्रों, आज एसएससी का स्पीड टेस्ट है 43B। लास्ट टाइम हमने 42B किया था और आगे हम 44B करेंगे। और आज के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और मुझे उम्मीद है कि आपके आज के क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। हमारा आज के सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, वो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वॉज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अ सिंगापुर। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने सिंगापुर में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब आपके सामने चार ऑप्शन है। उमेश रिवांकर हैं, गीतिका श्रीवास्तव हैं, थरम सानू मुंगतम है या रवि कानन आर हैं। क्या है इसका सही आंसर? तो प्यारे बच्चों मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सही आंसर है, वो है थर्मन स्वंगु गारतम। ठीक है, सरमन देख ले क्या लिखा है। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो क्या है? थर्मन सांगुरत्तम। सांगुरत्तम ये दक्षिण भारतीय हैं। क्या नाम है? थर्मन सांगु शानगु गरत्तम गरत्तम। इन्होंने अभी सिंगापुर में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो समझ में आ रहा होगा आप सभी को। यस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो आज का सेशन का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पे 27 आपको दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा कि जैसे आपने ये देखा कि जब आप एसएससी का पेपर देते हैं तो टोटल उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें 25 से लेके, मतलब 25 के बाद 26 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके जीएस का पार्ट का था। इसलिए आपके दिमाग में कहीं ये संशय ना हो कि सर आप सीधे 26 से लेकर आए हो। तो ये 26 से लेके 50 तक, माने जो 25 क्वेश्चन का सेट है आपका एसएससी का, वो जीएस का ये सेट है। आपको जो पेपर भी मिलेगा उसमें ऐसा ही सेट दिया गया होगा। तो इसीलिए इसका जो सेट है बेटा वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ स्वराज ट्रैक्टर। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने किस भारतीय क्रिकेटर को स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके सामने ऑप्शन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या महेंद्र सिंह धोनी। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर है, ऑटोमोबाइल कंपनी है। और आनंद महिंद्रा ने किस भारतीय क्रिकेटर को स्वराज ट्रैक्टर, महिंद्रा स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्यारे बच्चों इसका सही है, अनहोनी को होनी कर दे धोनी, अर्थात महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका जो सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी। बेटा एमएस धोनी भारत के एक सफल कैप्टन और क्रिकेटर के पद पे रह चुके हैं। अब ये क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ये कैप्टन और क्रिकेटर भी रह चुके हैं। ठीक है, और क्रिकेट में ही कैप्टन के पद पर ये थे। ठीक है, तो एमएस धोनी, इनके नाम पे एमएस धोनी की मूवी भी बनी है जिसमें इनके जीवन गाथा के बारे में वर्णन दिया गया है, इनके जीवन गाथा के बारे में बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों आपको यहाँ तक का सेशन अच्छा लगा होगा। 2 क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गए, क्लियर हो गए। वर्तमान में विराट कोहली और रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह ये वर्तमान में क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अ न्यू चेयरमैन ऑफ अ फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, उमेश रिवांकर, रघुराम राजन, अरुंधति भट्टाचार्य या निर्मला सीतारमन। वित्त उद्योग परिषद FIDC मतलब फाइनेंस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन बताए गए हैं।
उमेश रिवांकर हैं, रघुराम जी राजन हैं, अरुंधति भट्टाचार्य हैं, या अगला प्रश्न है आपके निर्मला सीतारमन जी हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है उमेश रिवांकर। क्या नाम है इसका सही? इसका जो सही आंसर है वो है उमेश रिवांकर। या एक बार फिर देख लें, FDIC। FDIC माने हम क्या कह रहे हैं? वित्त, फिनेंस, ठीक है, उद्योग, इंडस्ट्री, फिनेंस, इंडस्ट्री, डेवलपमेंट काउंसिल, फिनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो उमेश रिवांकर हैं। उमेश रिवांकर जी नियुक्त किए हैं। उमेश रिवांकर जी नियुक्त किए गए हैं। तो क्या है इसका सही आंसर? है उमेश रिवांकर है। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो बिल्कुल सही है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पहला एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया है। तो 28 का जो था वो ऑप्शन नंबर 1 सही था। प्यारे बच्चों जो भी बच्चे हमारे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जा रहे हैं, जो 1 कह रहे थे, उन सभी का बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है। अब आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा सा वास्ट है लेकिन आप इसको समझने में आसानी होगी बेटा। क्वेश्चन ये है 29 नंबर कि विच टू इंस्टीट्यूशन आर इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ HSBC इंडिया टू प्रमोट द इनोवेशन ऑफ द फील्ड टू ग्रीन हाइड्रोजन। हरित क्रांति के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए HSBC इंडिया के साथ रणनीति साझा करने के लिए 2 संस्थान शामिल किए गए हैं। ऑप्शन है ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एंड टाटा पावर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु अडानी एंड ग्रीन एनर्जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन SSEF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट अहमदाबाद एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आपको बताना है कि हरित क्रांति के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किन 2 इंडस्ट्रीज को, किन 2 सेक्टर को अभी जोड़ा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी दिल्ली एंड टाटा मोटर, टाटा पावर, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस बेंगलुरु एंड अडानी ग्रीन एनर्जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट अहमदाबाद एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? आई होप आप इसका सही आंसर समझ पा रहे होंगे। तो मित्रों इसका जो इसका सही आंसर है, जो सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट अहमदाबाद एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम करेक्ट आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है डी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि हरित ग्रीन हाइड्रोजन के रीजन में, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट सेक्टर का प्रोग्राम देने की बात की गई है, डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोग्राम देने की बात कही गई है, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIM बॉम्बे, IIM अहमदाबाद के साथ में, IIM अहमदाबाद के साथ में किसे जोड़ा गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को जोड़ा गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को जोड़ा गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को जोड़ा गया है। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है एंड आई होप यू विल गॉट इट वेरी इजीली। ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। तो 29 का जो ऑप्शन था वो डी था और डी बिल्कुल ही सही है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चार्ज्ड अफेयर्स एट द इंडियन हाई कोर्ट कमीशन इन इस्लामाबाद बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA। विदेश मंत्रालय MEA द्वारा इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग में पहली महिला प्रभारी डी अफेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय की बात हो रही प्यारे बच्चों। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इस्लामाबाद में उच्च आयोग के पद पे एक भारतीय महिला को नियुक्त किया गया है। उसका क्या नाम है या उनका क्या नाम है? यहाँ पे ऑप्शन है रितु शर्मा जी, मीनाक्षी गुप्ता जी, अंजलि वर्मा जी या गीतिका श्रीवास्तव जी। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको इसका आंसर आपने सही किया होगा। इसका जो आंसर था वो गीतिका श्रीवास्तव जी था। बिल्कुल, जो भी बच्चे हमारे गीतिका श्रीवास्तव के साथ गए हैं
जिन्होंने गीतिका श्रीवास्तव कहा है वो बिल्कुल सही है। एक बार फिर देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जिसकी बात कही गई है वो कौन है? वो है गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तवा की बात कही गई है। तो गीतिका श्रीवास्तव ही जो क्या है बेटा, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इतना सही समझ में आ गया। तो इसका क्या आंसर था बेटा? इसका आंसर था डी। और डी ही क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे आप सभी का बिल्कुल सही होगा यहाँ तक का आंसर। इसमें आप सभी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कलानंदन। ठीक है, कला दाना, समाप्त कीजिएगा, कला दाना मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कनेक्ट। कला दाना बहुराष्ट्रीय परियोजना को जोड़ती है। अभी कला दाना जो है एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना को जोड़ने के लिए एक परिवहन का परियोजना है। ये कहाँ जोड़ती है किसको? मिजोरम से म्यांमार को, त्रिपुरा से म्यांमार को, सिक्किम से नेपाल को, या मिजोरम से मेघालय को। तो कला दाना बहुराष्ट्रीय परियोजना को जोड़ती है। प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिजोरम से म्यांमार होगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम से म्यांमार। आप देख पा रहे हैं मिजोरम से म्यांमार को जोड़ रहे हैं। आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर हम भारत के मैप की बात करते हैं, ऐसे कुछ भारत का मैप है। यहाँ ये अगर बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, यहाँ पे ऐसे अगर हम कहते हैं बेटा ऐसे करके, तो जो इस साइड का हिस्सा है, निचला हिस्सा, यहाँ पे है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के जो ऊपर का क्षेत्र यहाँ पड़ता है इस तरह से ऐसे, वो कहलाता है हमारा MZ मिजोरम। ये त्रिपुरा है और ये क्या है? मिजोरम। अब यहीं पर अगर हम बात करें या यहाँ पे बात करें, ये टर्म हो जाता है म्यांमार। ये टर्म हो जाता है म्यांमार का हिस्सा ऐसे। तो ये एक हिस्सा मिजोरम का हो जाता है, एक हिस्सा म्यांमार का। और इन दोनों को कनेक्ट करने या जोड़ने का जो काम करते हैं इस तरह से, वही जो है लाइन होती है हमारी, इस तरह से कही जाती है कलादान। यहीं पर कलादान जो है, कलादाना एक प्रोजेक्ट परियोजना है, एक परियोजना है। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है और बहुउद्देशीय परियोजना है। मित्रों, ये क्या है? ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ये क्या है? ये बहुउद्देशीय परियोजना है और इस परियोजना को इस तरह से यहाँ पे जोड़ा गया है या इसे बताया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात जो है समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इस तरह से भारत का आगे मैप है कुछ ऐसा। तो यहाँ तक स्पष्ट होगा प्यारे बच्चों, एकदम क्लियर है। ठीक है, आइए हम ध्यान देते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। When was the national emblem of the Bangladesh adopted? In 1971, 1973, 1975 या 1977? बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया है? आपके सामने जो है वो चार ऑप्शन है। 1971 है, 1973 है, 1975 है या 1977 है। क्या है इसका सही आंसर? तो मित्रों, इसका जो सही आंसर है वो 1971 है। इसका क्या आंसर है? 1971। आइए एक बार समझते हैं। दरअसल बेटा हम ये कह दें 1971 के समय में, 1971 के समय में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था और पाकिस्तान का ही हिस्सा माना जाता था पहले बांग्लादेश। और बांग्लादेश को ये कह दें कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने क्या किया था? बांग्लादेश को, बांग्लादेश के शेख मुजिबुद्दीन रहमान को क्या किया था? आज़ाद करवाया था। और 1971 में ही इसका प्रतीक भी जो है वो चुना गया और ढाका को इसकी राजधानी बनाया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो 1971 है।
1971 है। और मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये जो है एकदम से समझ में आया होगा और बिल्कुल ये सही है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन का। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज, स्थलीय ग्रह को डैश के नाम से जाना जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अ टेलुरिक प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट, ए और बी और नन ऑफ दिस। क्या है सही? सबसे पहले तो हमें दिमाग में बेटा ये होना चाहिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते किसके हैं, कहते किसे हम लोग। आइए देखिए समझते हैं क्या है वो। जैसे मान लेते हैं बेटा ये सूर्य है, ये सन है। सन के सबसे पास जो प्लैनेट है सबसे पहले उसे हम कहते हैं मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, इसके बाद में है एस्टेरॉयड बेल्ट, इसके बाद क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है इस तरीके से। इसके बाद में जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। अब देखिए ये स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट हैं इन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और बाद के जो 4 प्लैनेट हैं उन्हें कहा जाता है जोवियन प्लैनेट। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? जोवियन प्लैनेट। अब देखिए अब यही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की यहाँ पे बात की गई है, इन्हें और क्या कहा जाता है ये बताना है। अब आपके सामने जो है यहाँ से 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इन्हें टेलुरिक प्लैनेट कहते हैं, रॉकी प्लैनेट कहते हैं, बोथ ए और बी दोनों सही हैं ऐसा कहते हैं, या नन ऑफ दिस या कुछ भी नहीं कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो बोथ ए और बी दोनों सही है। इसे क्या कहा जाता है? इसे हम लोग रॉकी भी कहते हैं, टेलुरिक भी कहते हैं। तो ये इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। सी इज द करेक्ट आंसर और सी ऑप्शन जो है वो क्या है? एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट ऑन द मंजीरा रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मंजीरा नदी पर बना है? मंजीरा बहुत ही फेमस नदी है बच्चे। आपके सामने ऑप्शन है निजाम सागर बांध, उकाई बांध या दंतीवाड़ा बांध। ये बांध, तीनों बांध की बात अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो मंजीरा बांध किस नदी पर है। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो निजाम सागर बांध है। क्या है? निजाम सागर बांध है। देख लीजिएगा, निजाम सागर, निजाम सागर बांध है। ये कहाँ है? ये है मंजीरा नदी पर, मंजीरा नदी पर है ये। अच्छा अगर मान लो बेटा जैसे उकाई है, उकाई जो है ये उकाई परियोजना है, उकाई परियोजना है और ये उकाई रिवर भी है यहीं पर, उकाई नदी का भाग भी है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा और एक और बात समझे, जैसे अगर कभी आ जाए नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर आ जाए, नागा अर्जुन सागर, तो हमेशा आपको वो कृष्णा नदी पर लगा देना है। कभी जैसे मान लो बच्चा अगर हुसैन सागर आ जाए, हुसैन सागर आ जाए, हुसैन सागर, तो भी आपको वो कृष्णा नदी के पास में लगा देना है। लेकिन जैसे अगर कभी मान लो राजा सागर बांध करके आ जाए तो कावेरी जैसी नदियों पर लगा देना है। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपका ए वाला वो बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। क्या है? ए इज अ करेक्ट आंसर। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बताया हूँ। क्वेश्चन है स्वेज कैनाल कनेक्ट, स्वेज कैनाल किसको जोड़ता है? मेडिटेरियन सी, रेड सी, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, कैस्पियन सी, रेड सी, साउथ चाइना सी और मेडिटेरियन सी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या है इसका सही आंसर? स्वेज कैनाल किसको जोड़ता है? मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है, पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है, या साउथ चाइना सी को मेडिटेरियन सी जोड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो फर्स्ट वाला है, मेडिटेरियन सी और रेड सी। माने हम ये कह दें भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से, लाल सागर से जोड़ता है। और भूमध्य से लाल सागर को जो जोड़ता है उसे ही हम कहते हैं स्वेज नहर। उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वेज नहर। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अच्छा बच्चे स्वेज नहर जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? कभी आपसे पूछा जाए तो आप बताना है ये सर इजिप्ट में पाया जाता है। इजिप्ट की धरती से बना है और इजिप्ट के बगल में एक और देश है जिसका नाम है इजराइल। इजराइल और इजिप्ट, इजराइल और इजिप्ट ये क्या करते हैं? अपनी सीमा साझा करते हैं, अपनी बाउंड्री बनाते हैं। अच्छा एक और बात बता दें,
ये जो स्वेज नहर बनी थी ये 1865 में बन के तैयार हुई थी और 1869 में इस पे आवागमन जो है प्रारंभ कर दिया गया था। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि गांधी जी के जन्म के समय ही यहाँ पे आवागमन क्या था, वो प्रारंभ कर दिया गया था। तो ऐसे में जो करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक की बातें स्पष्ट हैं, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं, उन्हें समझ में आ रही हैं। अब मित्रों आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है एलिमिनेशन ऑफ द ओपन डिफेक्शन, एलिमिनेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग, टू इफेक्ट बिहेवियर चेंज ऑफ रिगार्डिंग द हेल्थ हाइजीन प्रैक्टिसेस, या ऑल ऑफ अबव। तो स्वच्छ भारत जो मिशन है इसका जो सही उद्देश्य है वो ओपन डिफेक्शन एलिमिनेट करना है, मैनुअल मतलब कि जो गंदगी है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना है, डिफेक्शन ना हो। और अगली बात करें जो मानव रहित कूड़ा कचरा है उसको भी दूर रखना है, हाइजीन प्रैक्टिकल चीज़ों को लेना है। तो ऐसे में जो है ऑप्शन नंबर डी वो सभी के लिए सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो बिल्कुल सही है। स्वच्छ भारत का मिशन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन है एक स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वातावरण एवं स्वच्छ भोजन एवं स्वच्छ भोजन के साथ में स्वच्छ स्वास्थ्य भी होना चाहिए, स्वच्छ स्वास्थ्य भी होना जरूरी है। तो यही है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये अब जो है आपको स्पष्ट हो गया है और ये क्लियर है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है मित्रों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मनी बिल। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन अ लोकसभा, मनी बिल पास बाय द लोकसभा आर सेंट टू द राज्यसभा, राज्यसभा कनेक्ट अमेज द मनी बिल, ऑल ऑफ अबव। धन विधेयक के लिए क्या सही है? मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा। भाई पहली बात तो वो सही लग रही है कि मनी बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, आर्टिकल नंबर 10 में, ये बात सही है। अगला कहता है कि मनी बिल पास द लोकसभा सेंड टू द राज्यसभा, नहीं ये बात हमें कुछ हद तक सही नहीं लग रही है। फिर राज्यसभा कैन नॉट बी अमेड मनी बिल, ये बात भी कुछ हद तक सही नहीं है, ये बात भी नहीं है। तो आइए देखिए बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव है। ऑल ऑफ अबव सभी सही हैं, इसमें क्या है सभी सही हैं। तो कथन सही है मतलब सब सही है। मनी बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है, मनी बिल को राज्यसभा में पेश नहीं किया। मनी बिल पास्ड लोकसभा आर सेंट इन राज्यसभा, आर नॉट सेंट इन राज्यसभा, आर नॉट सेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा कांट बी अमेंड, बिल्कुल सही है ये बात भी सही है। तो सभी बात जो है ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट, ऑल इज करेक्ट, सब सही है बेटा, सब क्या है सही है, गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है कि काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पर है। असम में है, केरला में है, अरुणाचल प्रदेश में है या कर्नाटका में है। तो प्यारे बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर है, जो बिल्कुल सही आंसर है वो क्या है? वो है असम। क्या है? असम। आइए हम आपको बताएं असम में कौन कौन से फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं जो बड़े स्तर पे पूछे जाते हैं कई बार। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, 1 पॉइंट, ठीक है। असम में एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा बात करते हैं नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है। तो काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है और एक है औरेंग राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरह से 4 राष्ट्रीय उद्यान आपको जो है, अच्छा टोटल यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन 4 ये प्रमुख हैं जो आपसे एग्जाम में ज़्यादातर बेटा कई बार कई दफ़े एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। माने काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है और असम ही क्या है बेटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल जो है सही आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया? असम है। तो असम जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सबने देखा इसको, बहुत अच्छी बात है। आइए मित्रों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है?
रिवर थेम्स फ्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। थेम्स रिवर कहाँ पर बहती है? देखिए थेम्स रिवर बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत फेमस नदी है। कभी भी आ जाए बेटा थेम्स के बारे में तो आपको थेम्स रिवर सीधे कहाँ लगाना है? थेम्स रिवर को लंदन लगाना है। अब ये सोचना है कि भाई लंदन कहाँ है? लंदन कहाँ है? लंदन है इंग्लैंड के पास में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ रहा है? इंग्लैंड आ रहा है। तो जो बच्चे इंग्लैंड करेंगे वो बिल्कुल सही है, माने इंग्लैंड जो है करेक्ट आंसर है। ब्राज़ील में अमेजोन रिवर है, ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग रिवर है, ठीक है, या करेक्ट आंसर इंग्लैंड। इंग्लैंड इज अ करेक्ट आंसर। तो थेम्स रिवर कहाँ है प्यारे बच्चों? थेम्स रिवर कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो जो भी बच्चे हमारे इंग्लैंड कर रहे हैं, इंग्लैंड आंसर बताए हैं, इंग्लैंड ने किया होगा उन्होंने, उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों सभी को ये आज का सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, या जवाब देखेंगे इसको अच्छा लगेगा आप सभी को, ठीक है। और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग which one of the first Sanskrit text to be translate into English in 1794? 1794 में अंग्रेजी में अनुवादित होने वाले संस्कृत के ग्रंथों का नाम बताइए। भाई देखो 1794 में अंग्रेजी में अनुवादित होने वाला पहला संस्कृत का ग्रंथ कौन सा था, ये बताना है। which of the which was one of the first Sanskrit text to be translate into the English in 1794? 1794 में जो ट्रांसलेट हुआ सबसे पहला ग्रंथ था संस्कृत का, वो कौन सा था? ऑप्शन है आपके सामने, चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बेटा। चार ऑप्शन आपके सामने है, मनुस्मृति है, भगवत गीता है, रामायण है, या महाभारत है। क्या है इसका सही आंसर? तो प्यारे बच्चों जो इसका सही आंसर है वो है मनुस्मृति, जो हिंदू विधि संहिता में लिखी हुई थी। क्या आंसर है इसका? मनुस्मृति है, ठीक है। एक बात समझ लीजिएगा, हिंदू विधि संहिता, हिंदू विधि संहिता में वर्णित जो है वो क्या है? वो है मनुस्मृति। वो क्या है बच्चा? वो है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। तो मनुस्मृति जो है ये बिल्कुल सही है। और यही सबसे पहले किस भाषा में उल्लेखित था? ये लिखा था संस्कृत भाषा में। ये संस्कृत भाषा में उल्लेखित है। तो फर्स्ट का जो ए आंसर है वो बिल्कुल सही है। और मुझे उम्मीद है मेरे सभी प्यारे बच्चों आप सबका जो है फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन होता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज अ सॉरो ऑफ बिहार? विच रिवर इज नोन एज अ सॉरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? अब देखिए आपके सामने कई नदियां हैं, कोसी रिवर है, गंगा है, पुनपुन है और सोन है। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो है कोसी नदी। वो क्या है? कोसी नदी। अच्छा कोसी नदी जो है अगर हम देखें तो ये नेपाल के क्षेत्र से आती है और बिहार के क्षेत्र में बहती है। अच्छा ये नदी जो है गहरी कम होती है और छिछली ज़्यादा होती है, इसलिए जब भी इसमें पानी ज़्यादा होता है तो बिहार के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। क्या होता है? बिहार के क्षेत्रों में ज़्यादातर जो बाढ़ आती है वो कोसी नदी से आती है, इसीलिए इसे शोक कहा जाता है। अच्छा अगर हम इसके सहायक नदियों की बात करें मित्रों, अगर हम इसके सहायक नदियों को कहें तो इसकी सहायक प्रमुख तीन नदी है, जैसे सन कोसी, जैसे तोमर कोसी, जैसे अरुण कोसी। तो सन कोसी, तोमर कोसी, अरुण कोसी, ये क्या है? इनकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो इसका सही आंसर था बेटा वो क्या था? कोसी। तो फर्स्ट का जो ए है वो बिल्कुल सही है और ए इज अ करेक्ट आंसर। ए क्या है? एकदम सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों आपका जो आंसर ए मिला आप सभी को वो क्या था? वो बिल्कुल सही था। ए इज अ करेक्ट आंसर। ए में कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल सही है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट अ फ्यूज इज कनेक्टेड टू। एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज जुड़ा होता है। इन अ लाइव वायर, इन अ न्यूट्रल वायर, इन अ अर्थ वायर, एनीवेयर इज डजंट मैटर। कहीं भी जुड़ सकता है, कोई मतलब नहीं है। मतलब लाइव वायर में हो सकता है, या तो न्यूट्रल में हो सकता है, या अर्थ में हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ हो सकता है ये बताना है आपको।
तो जब भी हम किसी परिपथ की बात करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये कहाँ जुड़ा होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही है बेटा वो लाइव वायर होना चाहिए। लाइव वायर में जो है जुड़ा रहेगा तो क्या रहेगा, फ्यूज़। जैसे मान लो होता क्या है, कभी भी किसी सर्किट की अगर हम बात करें, किसी सर्किट की बात करें हैं, मतलब किसी परिपथ की बात कर रहे हैं, अगर मान लो किसी परिपथ में हमें पता है कि जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिक वोल्ट जो है वो 440 वोल्ट का अगर करंट है, मान लो 440 वोल्ट करंट है, तो 440 जो वोल्ट का करंट आ रहा है, कभी इसकी क्षमता ज़्यादा हो जाए मान लो, तो जो फ्यूज़ है, जो फ्यूज़ है वो क्या हो जाएगा, लाइव अगर सर्किट में रहेगा, लाइव वायर में रहेगा, तो वहाँ से वो कट आउट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वहाँ से कट आउट हो जाएगा। और उसके कट आउट होते ही यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये हमें पता चल जाएगा कि अब जो परिपथ है वो हमारा सेफ बच जाएगा। नहीं तो पूरा परिपथ या कई बार कई पूरी वायरिंग भी उसमें जलने का डर रहता है, तो ये नहीं होगा। ये चीज़ों, इस चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी, आपको सुरक्षा मिल जाएगी। इसलिए पहला आंसर जो आपने देखा बच्चों वो बिल्कुल सही था इसमें आंसर। अब हमारे सामने जो है आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अ यमुना रिवर। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि यमुना नदी की जो सबसे बड़ी सहायक है वो कौन सी है। सोन है, टोन्स है, बेतवा है या केन है। यमुना की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है टोन्स नदी। क्या है, टोन्स। टोन्स सबसे बड़ी सहायक है। आइए देखते हैं हम लोग एक बार यमुना के बारे में समझें। मैं पहले भी एक बार आपको बताया हूँ बच्चे, एक बार हम फिर से यहाँ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यूपी का इस तरह से मैप आपको दिख रहा है, ये आप यूपी देख रहे हैं इस तरह से, ऐसे करके। अब ये इस तरह से यमुना नदी आती है, इस तरह से यमुना नदी आती है बच्चों। यमुना नदी ऐसे बहती हुई आती है। और यमुना की जो सहायक हैं वो 3 प्रमुख सहायक हैं, और एक ऊपर से जो उसकी सहायक नदी मिल जाती है जिसे हम कहते हैं टोन्स। उसके अलावा अगर हम कहें तो 3 और जो सहायक हैं, जैसे एक का नाम हो गया चंबल, एक का नाम हो गया बेतवा, और एक का नाम हो गया केन। तो जो सबसे बड़ी सहायक है वो क्या है, टोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टोन्स होगा। प्यारे बच्चों जो भी बच्चे हमारे टोन्स के साथ में जा रहे हैं, टोन्स कह रहे हैं, उन सभी का सही है। अच्छा सोन तो नहीं है बेटा, सोन मध्य प्रदेश, ये कह दें कि ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और ये गंगा में पटना से जाके मिलती है। ये नदी कहाँ मिलती है, ये नदी गंगा से मिलती है, और कहाँ मिलती है, पटना जिले में मिलती है। तो पटना में सोन मिलती है, और वहीं पे महात्मा गांधी सेतु भी है जो बहुत बड़ा एक ब्रिज भी है, पटना का काफ़ी पॉपुलर ब्रिज है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो चुका होगा, और ये स्पष्टता आपको बेटा क्लियर होगा और समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ऑफ विच मेटल इज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड। कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। कॉपर का होता है, आयरन का होता है, लेड का होता है या टंगस्टन का होता है। तो बेटा जो बिजली का बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। किसका होता है, टंगस्टन। देखो फिलामेंट कहते किसको हैं हम लोग, पहले आप ये जान लीजिए कि फिलामेंट क्या कहलाता है। जैसे अगर हम देखते हैं बेटा, जब भी हम बल्ब को देखते हैं, बल्ब को, तो बल्ब की कुछ इस तरह की आकृति हम देखते हैं ना, बल्ब की ऐसी आकृति होती है ऐसे। तो बल्ब के अंदर जो आप देखते हैं वो इस तरह के वायर लगे होते हैं ऐसे, ये। तो इन बने हुए वायर को ही फिलामेंट कहते हैं। और ये किसका बनता है, ये बनता है टंगस्टन, टंगस्टन धातु का बना होता है। ये होता है फिलामेंट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो ये किसका बना होता है, टंगस्टन। तो डी आंसर जो है उन सभी, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। मित्रों जो भी बच्चे हमारे डी आंसर के साथ में जा रहे हैं, डी आंसर जिन्होंने किया है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनका कोई गलत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब आपके सामने हमारा अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच स्टेट सेंड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकसभा। लोकसभा से सबसे अधिक सीटें किस राज्य से हैं। अब यहाँ पे चूंकि कई राज्यों के नाम दिए हैं और आपसे कहा गया है
कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा किस राज्य से हैं, ये बात आपको स्पष्टता एक बार बतानी है। तो आइए देखें क्या है इसका सही आंसर। सबसे पहले तो आप ये समझे बेटा, अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा को आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद संख्या 81 में दर्शाया गया है। और लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। वो कहाँ है बेटा, वो उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इसकी जो कुल सीटें हैं लोकसभा की, वो 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 80 सीट है लोकसभा की। तो इसका जो बेटा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक और बात समझें, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो कन्फर्म भाई सीट, भाई हर जिले में लगभग एक सीट होती है। तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो लगभग 52 से 60 सीटों के आसपास होगा, वहाँ ही नहीं। राजस्थान में भी सीट 33-35 जिले हैं, कर्नाटका में 23-24 जिले हैं, तो वहाँ पे सीट है ही नहीं बेटा, कम से कम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। जो भी बच्चे हमारे यूपी के साथ में जा रहे हैं, जो बच्चे उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। मतलब लोकसभा की जो सीटें हैं वो सर्वाधिक कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। अगर हम लोकसभा की सीटों की कुल बात करें तो भारत में जो लगभग कुल सीटें हैं लोकसभा की, वो लगभग 545 हैं, जिसमें 2 सीट एंग्लो इंडियन की थी। अब वो सीटें समाप्त कर दी गई हैं, संविधान संशोधन से उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो सीटें हैं 543 सीटें हैं, 543 हैं। और 543 सीटों में अगर हम बात करें, जो 80 सीट है, मतलब आप लगभग 100 सोचो, 100 सीट के आसपास का मैटर या वेटेज जो है वो उत्तर प्रदेश दे रहा है। तो 80 सीट काफ़ी होती है। अगर हम 550 के आसपास की बात कर रहे हैं तो 80 सीट का मतलब है कि एक अच्छा खासा बल्क में सीट है। और यहाँ से ही व्यक्ति जो है केंद्र की सत्ता या केंद्र की सरकार बनाने में निपुण होता है या वो आगे बढ़ पाता है। जबकि गुजरात में मात्र 26 सीटें हैं, आप जान रहे हैं। अगला देखिए, अगला हमारे सामने आपका क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उन्नति। उन्नति का पूर्ण रूप क्या है। यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग, यूनियन नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग, यूनियन नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन नेशनल न्यू सैटेलाइट असेंबली एंड टेक्नोलॉजी। क्या है इसका फुल फॉर्म और क्या है इसका सही। उन्नति का जो फुल फॉर्म है, जो पूर्ण रूप है मेरे मित्रों या बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसका क्या है, यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है वो उन्नति का फुल फॉर्म क्या है, वो सही है, ए नंबर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है मित्रों। हमारा जो अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारत का यूरेनियम निगम किस राज्य में स्थित है। अब भाई आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि यूरेनियम का जो खान है वो किधर पाया जाता है। यूरेनियम की जो खान है वो या तो राजस्थान के क्षेत्र में होनी चाहिए। अच्छा, राजस्थान इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो मध्य प्रदेश का ऑप्शन उसके नियर अबाउट है, तो एमपी होना चाहिए। यूरेनियम की जब भी बात करते हैं, यूरेनियम या थोरियम, तो इसका जो क्षेत्र है वो क्या है बेटा, मध्य प्रदेश है। आइए थोड़ा सा हम लोग यूरेनियम के बारे में समझें। यूरेनियम जो है एक बहुमूल्य धातु है। यूरेनियम एक बहुमूल्य धातु है। इसका जो प्रयोग है, इसका जो प्रयोग आपने देखा होगा ना, 92 यूरेनियम 235 आप देखते हैं ना। अच्छा, इसका प्रयोग क्या होता है, परमाणु बम या परमाणु बम बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। अच्छा, और अच्छा, भारत थोरियम के मामले में तो बहुत धनाढ्य है, थोरियम में बहुत अच्छा है। लेकिन यूरेनियम की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 23वें नंबर के आसपास हैं हम लोग। कहाँ है, 23वें नंबर पे। और यूरेनियम निगम का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश नहीं है, झारखंड नहीं है, उड़ीसा नहीं है। इसका जो सही आंसर है बेटा वो क्या है, मध्य प्रदेश। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे हमारे मध्य प्रदेश के साथ में जा रहे हैं, जो बच्चे एमपी आंसर दे रहे हैं या एमपी बता रहे हैं, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं बेटा, ये बिल्कुल आपका अच्छा है। अब एक अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि मैंग्रो इज अ सर्ब।
और अ स्मॉल ट्री दैट द ग्रो इन। मैंग्रो एक झाड़ी या एक छोटा पेड़ है जो में उगता है फ्रेश वाटर में, सॉल्ट वाटर में, पोटेबल वाटर में, या नन ऑफ अबव। मैंग्रो एक झाड़ी है जो छोटा सा पेड़ है जो उगता है, कहाँ उगता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। मैंग्रो इज अ सर्व एंड स्मॉल ट्री दैट ग्रोज इन अ फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, पोटेबल वाटर और अ नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सॉल्ट वाटर। क्या होता है बेटा? सॉल्ट वाटर। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, जो मैंग्रो है, मैंग्रो मैंग्रो फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट या SHURB सर्ब्स, मैंगो सर्ब्स जो हैं ये सॉल्ट वाटर माने नमकीन वाले पानी में ये उगते हैं। ये कहाँ उगते हैं? नमकीन पानी में। तो इसका जो आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट है। जो भी हमारे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ में जा रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का जो आंसर है आप सभी को स्पष्टता क्लियर हो चुका होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, इसमें कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक की चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से क्लियर हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 49, अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। सॉइल मिक्सचर इज, मिट्टी मिश्रण है। अच्छा भाई देखो, मिट्टी या मिट्टी किसका मिश्रण है? सबसे पहले अगर पूछा जाए मिट्टी क्या है, अगर हम कहें कि मिट्टी क्या है, व्हाट इज डस्ट या व्हाट इज सॉइल, तो सॉइल क्या है भाई? सिंपल हम कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल होते हैं। अच्छा, डस्ट पार्टिकल जो है वो कुछ स्मॉल भी हो सकते हैं या कुछ लार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं, लार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, लार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं, तो वो बनाते हैं डस्ट। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? क्या ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, मिनरल होता है, क्या गैसेस कंटेंट इसमें होते हैं, या ऑल ऑफ अबव होते हैं, या सब कुछ मिले जुले होते हैं? तो मिट्टी कैसी होती है या मिट्टी में क्या की चीज़ें होती हैं? तो यहाँ पे बेटा सब होता है, मिट्टी में क्या होता है? सब होता है। आइए देख लेते हैं। अच्छा बेटा, एक बात और याद रखेंगे, कभी भी आपसे पूछा जाए कि सॉइल डे कब मनाते हैं तो आपको बताना है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को हमेशा सॉइल डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सॉइल डे। सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाते हैं। इसमें ऑर्गेनिक 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 मैटर होते हैं, एक पॉइंट। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इसके अंदर बहुत ढेर सारे डस्ट पार्टिकल का मिक्सचर होता है। किसका होता है? डस्ट पार्टिकल का मिक्सचर होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और बात देख लें, इसके अंदर बहुत ढेर सारी गैसेस भी होते हैं, गैसेस के कंटेंट भी होते हैं। और ये सारे कंटेंट मिलके ही क्या बनाते हैं? ये सारे कंटेंट मिलके ही ऑल अबव मिलके क्या करते हैं? मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो ये सभी जो है मिट्टी बनाते हैं और मिट्टी इस तरह से बनती है। और अब आप ये देख पा रहे हैं ये मिट्टी का जो निर्माण है वो इस तरह से हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बातें स्पष्टता क्लियर हैं और समझ में आ रही होंगी। तो मित्रों, अब हम इसके बाद आज का सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ आइए और देखिए लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब देखिए बेटा, ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन सेलिब्रेट अ पपेटी फेस्टिवल। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है जो पपेटी उत्सव मनाता है? सिख है, जैन है, बुद्धिज्म है या पारसी है? अच्छा, मुझे याद है कि पहले भी एक दो बार मैं इस क्वेश्चन को ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया भी हूँ और लोगों को कराया भी हूँ, और बहुत ही बेहतरीन है प्यारे बच्चों। पपेटी की जब भी हम बात करते हैं, पपेटी एक उत्सव होता है जो बहुत कम, अब भारत में बहुत कम पाई जाने वाली जो जनसंख्या है जिसे हम कहते हैं पारसी, जिसे हम कहते हैं पारसी। ये पारसी नाम की जो धर्म है, पारसी नाम के जो धर्म के अनुयायी हैं, जो उसके लोग हैं, वो इसको क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, वो इसको मनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो पारसी है। क्या है? पारसी है। जैसे बेटा जो सिख, अगर सिख की बात करें हम लोग, सिख की, जैसे सिख लोहड़ी मनाते हैं, है ना, लोहड़ी मनाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है गुड फ्राइडे जैसे है, तो सिख लोहड़ी मनाते हैं और उसमें क्या करते हैं? अपने
फसलों को जो है और गन्ने को चूसते हैं और तमाम चीज़ों को क्या करते हैं, धान है और बाजरा है, जौ है, उसको आग में जलाते हैं, नृत्य भी करते हैं वहाँ पे रात में, तो अच्छा लगता है ये। अच्छा, जैनिज्म धर्म का भी अपना, जैन का भी अपना एक त्यौहार होता है, हर साल वो जैन का त्यौहार मनाते हैं। बुद्धिज़्म बुद्ध के त्योहारों को मनाते हैं। वैसे पारसी जो है पपेटी उत्सव को मनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये समझ में आया होगा। बेटा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब आगे के जो सेशन है वो हम फिर से देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय बेटा।